बात करें अगर कि आईसीटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। ये होता क्या है, अगर इसकी बात करें हम कि आपकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, तो यह क्या है, यह सूचनाओं के निर्माण में, उसके संग्रहण में, उसके प्रबंधन में और उसके संचारण में, संचारण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को भेजना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिशन, के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी का क्या है, तो समूह है। फिर से सुन लो, यह सूचनाओं के निर्माण, संग्रहण, प्रबंधन, संचारण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना के लिए उपयोग की जाने वाली क्या है, टेक्नोलॉजी है या तकनीकी है। इसमें क्या होता है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और नेटवर्क आधारित नियंत्रण प्रणाली शामिल होती है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और उसके बाद बात करें तो नेटवर्क आधारित आपकी नियंत्रण प्रणालियां शामिल होती हैं। फिर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि दूर दराज के क्षेत्रों तक सूचनाओं की तेज, सुरक्षित और सस्ती पहुंच, ठीक है, कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां सूचनाएं जल्दी पहुंचे, सुरक्षित रूप से पहुंचे और थोड़ा जो ये सूचनाओं को पहचानने का माध्यम हो वो थोड़ा हमको कॉस्टली ना पड़े, सस्ता पड़े, इसकी इसका क्या उद्देश्य, इसके उद्देश्य हो जाते हैं किसके, तो आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि मोबाइल संचार की पीढ़ियां क्या क्या है। ठीक है, जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, आपने मोबाइल नेटवर्क के बारे में देखा होगा कि पहले आपके मोबाइल नेटवर्क अलग तरीके से काम करते थे। ठीक है, कभी फोन लगता था, कभी नहीं लगता था, इंटरनेट स्लो चलता था, तो इसी को क्या बोलते हैं, अलग अलग जनरेशन में मोबाइल नेटवर्क्स में सुधार हुआ है, तो उन्हीं के बारे में अध्ययन करना है हमको। मोबाइल फोन के लिए विकास की क्रम को पीढ़ियों में बांटा गया है, जिसको जनरेशन बोलते हैं, और जनरेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, तो जी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे 1G 2G 3G 4G, इस तरीके से जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं, डेटा ट्रांसफर की गति, बैंडविड्थ और सुरक्षा में सुधार हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें, अब तक 1G से लेके फर्स्ट जनरेशन से लेके 5G यानी फिफ्थ जनरेशन तक का विकास हो चुका है, और 6G नेटवर्क पर अभी क्या हो रहा है, काम चल रहा है, इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखते हैं, ठीक है, 1G और 2G तकनीकी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, 1G और 2G तकनीकी, 1G तकनीकी का उपयोग कब हो रहा था, तो 1980 के दशक में हो रहा था। यह कैसे काम करती थी, तो यह एनालॉग सिस्टम पर आधारित थी, यह एनालॉग सिस्टम पर आधारित थी। इसमें केवल वॉइस कॉल की सुविधा थी, यानी आप केवल फोन कर सकते थे किसी को। ठीक है, केवल फोन, और स्पीड बहुत ही कम थी, 2.5 KB पर सेकेंड, और सुरक्षा शून्य थी। ठीक है, सुरक्षा क्या थी, शून्य थी, ना के बराबर सुरक्षा थी। फिर बात करते हैं 2G तकनीकी या सेकेंड जनरेशन की। ये कब यूज हुई, ये 1980 के दशक में यूज हुई। इसमें एनालॉग की जगह क्या यूज किया जाने लगा, तो डिजिटल सिग्नल यूज किया जाने लगा। ठीक है, एनालॉग की जगह क्या यूज किया जाने लगा, डिजिटल सिग्नल। जैसे हमने बात की थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, तो पहले जनरेशन कंप्यूटर एनालॉग, फिर डिजिटल, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जब 2G तकनीकी आई तो इसमें पहले उपयोग की जाने वाली एनालॉग तकनीकी को हटाया गया और किसको लाया गया, तो डिजिटल सिग्नल को लाया गया। फिर नई सुविधाएं क्या क्या आई 2G में, 2G में नई सुविधाएं आई SMS करने की। ठीक है, यानी मैसेज करने की। SMS का ही फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, और MMS की शुरुआत हुई, यानी छोटा मोटा वीडियो बना के आप भेज सकते हो। ठीक है, फिर तकनीक की बात कर लें, किस तकनीक में 2G काम करती थी, तो GSM, इसको बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM। और एक तकनीकी और थी CDMA। ठीक है, इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी ये किस GSM और CDMA की तकनीक पर कार्य करती थी। ठीक है, जैसे मोबाइल जब सिम आता था तो सिम के आगे GSM लिख के आता था या CDMA लिख के आता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि अगर CDMA लिखा है सिम में तो वो CDMA तकनीक पे काम करेगी, और GSM लिखा है वो GSM तकनीक पर काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम 3G नेटवर्क की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2000 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, और भारत में 2008 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा पहली 3G सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, MTNL महानगर
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा क्या शुरू किया था? तो पहली बार 3G सेवा शुरू की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है भारत में पहली 3G सेवा किसने शुरू की थी? तो आप आंसर लगाओगे MTNL ने। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या है इसकी? इसकी विशेषताएं थी कि हाई स्पीड इंटरनेट था इसमें, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे। अभी तक केवल वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा थी हमारे पास, अब आप इसमें वीडियो कॉल भी कर सकते थे। मोबाइल टीवी और ग्लोबल रोमिंग की शुरुआत हुई। स्मार्टफोन का असली उपयोग स्मार्टफोन का असली उपयोग 3G तकनीकी से ही संभव हो पाया था। ठीक है, इसकी स्पीड क्या थी? तो इसकी स्पीड थी 2 MB पर सेकेंड से लेके 21 MB पर सेकेंड तक थी। ठीक है, और इसमें किस तकनीकी का यूज किया गया था? तो UMTS और WCDMA का। ठीक है, UMTS और WCDMA तकनीक का उपयोग किया गया था। ठीक है, किसमें? तो 3G में। आगे बढ़ते हैं, 4G की बात कर लेते हैं। 4G तकनीक या फोर्थ जनरेशन क्या था आपका? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में 2012 में एयरटेल द्वारा पहली 4G सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो कोलकाता में शुरू की गई थी। याद रखना, अगर भारत का पूछ ले कि भारत में 4G सेवा सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो ये शुरू की थी आपकी एयरटेल कंपनी ने। ठीक है, और कहाँ शुरू की थी? तो कोलकाता में। कहाँ शुरू की थी? तो कोलकाता में। याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3G किसने शुरू किया था? तो MTNL ने। फिर LTE की बात करें, LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE क्या था? यह 4G का मानक है। 4G का मानक है जो हाई स्पीड डेटा प्रदान करता है, या 4G का क्या है? मानक है जो हाई स्पीड डेटा प्रदान करता है। फिर हम बात कर रहे हैं वोल्टी क्या है? वॉइस ओवर LTE। ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वोल्टी का। ठीक है, आपने वोल्टी के बारे में सुना होगा कि वॉइस साफ नहीं आ रही, तो लोग कहते हैं कि आपने फोन में वोल्टी ऑन किया है कि नहीं ऑन किया, उसको ऑन कर लीजिए। इसमें क्या होता है? इसमें वॉइस कॉल को, ठीक है, वॉइस कॉल को भी इंटरनेट डेटा या IP पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, इसमें वॉइस कॉल को भी इंटरनेट डेटा के रूप में भेजा जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे कॉल की जो क्वालिटी होती है वह बहुत ही साफ हो जाती है, या उसी को क्या बोलते हैं? HD कॉलिंग हो रही है ना, साफ आवाज में आप बात कर सकते हो एक दूसरे से, और इंटरनेट व कॉलिंग एक साथ चल सके। ठीक है, अभी तक ये तकनीकी नहीं थी हमारे पास। जब इंटरनेट चलता था तो कॉल बंद हो जाती थी, सॉरी, जब कॉल चलता था तो इंटरनेट बंद हो जाता था, लेकिन 4G में ऐसा नहीं था। आप इंटरनेट और वॉइस कॉल एक साथ यूज कर सकते थे। इसमें क्या? मैजिक, इसे मैजिक भी कहा जाता था। मैजिक क्यों बोला जाता है? M से हो गया आपका मोबाइल मल्टीमीडिया, A से हो गया एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, फिर G से आता है ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, फिर आपका I से क्या आ जाता है? इंटीग्रेटेड, वायरलेस और कस्टमाइज्ड। ठीक है, इसे मैजिक भी कहा जाता है। ठीक है, इस तकनीकी को। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम 5G। ठीक है, जो अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, ये 5th जनरेशन। इसकी विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी विशेषताएं है अत्यधिक तेज गति, यानी 10 से 20 GB पर सेकेंड, और अत्यंत कम विलंबता, अल्ट्रा लो लेटेंसी है इसमें। ठीक है, और ये लेटेंसी कितनी है? तो 1 मिलीसेकेंड की है। ठीक है, 1 मिलीसेकेंड की। तकनीकी की बात कर ले तो यह मिलीमीटर वेव, वेव स्पेक्ट्रम और OFDM यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर आधारित है। ठीक है, इसकी तकनीक क्या है? तो ये मिलीमीटर वेव और किस पे? OFDM पे। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर आधारित है। और इसका उपयोग क्या है? तो यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी हम जो पढ़ के आए हैं, सेल्फ ड्राइविंग कारें, रिमोट सर्जरी, स्मार्ट सिटीज के लिए सबसे जरूरी नेटवर्क है। ठीक है, IoT के लिए सबसे जरूरी तकनीक कौन सी है आपकी? तो 5G है। भारत में 5G सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी। डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि आपके भारत में 5G नेटवर्क की सुविधा कब से शुरू हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वायरलेस संचार या ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ क्या है? परिचय क्या है ब्लूटूथ का? यह एक शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक है। मतलब शॉर्ट रेंज, वायर की जरूरत नहीं होती, दो फोन्स को या कंप्यूटर को लैपटॉप से जोड़ा जाता है। इसकी रेंज मैक्सिमम 10 से 100 मीटर हो सकती है। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन थे? तो 1994 में एरिक्सन कंपनी के जॉब हार्टसेन ने इसको बनाया था। ठीक है, इसका आविष्कार किया था। किसका? तो ब्लूटूथ का। किसने? तो जॉब हार्टसेन। ये किस कंपनी में काम करते थे? तो एरिक्सन कंपनी में। सन कौन सा था? तो 1994 था। आइए आगे बात करते हैं, मानक क्या है? ये किस मानक पे काम करता है? तो IEEE। ठीक है, किस मानक पे? तो IEEE
802.15.1 इसका मानक है, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दो चीजें पूछी जाती हैं, एक आपका ब्लूटूथ का मानक और दूसरा वाईफाई का मानक पूछा जाता है। तो ब्लूटूथ का मानक क्या है? 802.15.1, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 802.15.1। नेटवर्क कौन सा है? यह पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाता है, ठीक है। ब्लूटूथ नेटवर्क को पिकोनेट भी कहा जाता है, ठीक है, पिकोनेट भी कहा जाता है। किसको? तो ब्लूटूथ नेटवर्क को। और ये किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का। जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, इसके एग्जाम्पल में ब्लूटूथ भी था। अब वाईफाई तकनीकी की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो बात कर चुके हैं हम वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी। परिचय की बात कर लेते हैं। यह रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स का उपयोग करके डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है। और इसका मानक क्या है? इसका मानक है IEEE 802.11, ठीक है, 802.11। और ब्लूटूथ का मानक क्या था? इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 802 से दोनों शुरू होता है, यहाँ 0.15.1 है और वहां केवल 0.11 है, ठीक है। चलिए, विशेषता क्या क्या है? विशेषता यह है कि यह हाफ डुप्लेक्स टेक्निक पर काम करती है, ठीक है, यह हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है, यानी एक समय में या तो डेटा भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है वाईफाई में। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 100 मीटर तक होती है, ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? तो 100 मीटर तक होती है। आगे बात करें तो लाईफाई तकनीक या लीफाई तकनीक क्या है? आविष्कारक कौन थे? पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो 2011 में प्रोफेसर हेराल्ड हास ने क्या किया था? इसको खोजा था, इसका आविष्कार किया था, ठीक है। परिचय क्या है लाईफाई तकनीक का? यह है कि यह डेटा ट्रांसफर के लिए रेडियो तरंगों की बजाय, वाईफाई रेडियो तरंगों का यूज करता है, लेकिन लाईफाई क्या है कि ये विजिबल लाइट, ठीक है, या दृश्य प्रकाश तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश तरंगों का, विजिबल लाइट का उपयोग करता है, ठीक है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन तकनीक, ठीक है, इसकी तकनीक का नाम क्या है? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन तकनीक। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? यह वाईफाई से 100 गुना अधिक तेज है, अधिक सुरक्षित है क्योंकि प्रकाश दीवारों को पार नहीं कर सकता, और उन जगहों पर उपयोगी है जहां रेडियो तरंगे मना है, जैसे अस्पताल, हवाई जहाज, जहाँ रेडियो तरंगे मना है क्योंकि रेडियो तरंगों से पेशेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अस्पताल में और हवाई जहाज में कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है रेडियो तरंगों की वजह से। तो वहाँ किस तकनीकी का यूज किया जाता है? तो लाईफाई या लीफाई तकनीकी का यूज किया जाता है, ठीक है। और यह दृश्य प्रकाश तरंगों का यूज करता है, जबकि वाईफाई रेडियो वेव्स का। फिर वाईफाई और लाईफाई में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। सिग्नल क्या है? वाईफाई में रेडियो तरंगे, लाईफाई में प्रकाश तरंगे। स्पीड क्या है? वाईफाई धीमा है 150 Mbps तक, लेकिन जो लाईफाई है यह अत्यधिक तीव्र है, यानी 1 GB पर सेकेंड से लेके 10 GB पर सेकेंड तक। और सुरक्षा की बात करें तो लाईफाई प्रकाश पर आधारित है जो दीवार पार नहीं कर सकता है, इसलिए वाईफाई से ज्यादा सुरक्षित है। और कवरेज की बात करें तो वाईफाई का कवरेज क्षेत्र लाईफाई से बड़ा होता है, ठीक है, वाईफाई का कवरेज क्षेत्र लाईफाई से बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। केवल एक चीज में वाईफाई आगे है आपका, किसमें? तो कवरेज एरिया में। आगे बात कर लेते हैं कि वाई मैक्स और वाईफाई, ठीक है, वाई मैक्स और वाईफाई क्या है, ये दोनों चीजों की बात कर लेते हैं, वाई मैक्स और वाईफाई की। वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, वाई मैक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह वाईफाई का बड़ा रूप है जो पूरे शहर, MEN मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को इंटरनेट दे सकता है। कौन? तो वाई मैक्स। और इसका मानक क्या क्या है? मानक क्या है, सॉरी, तो 802.16। वाईफाई का क्या था? 802.11। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? तो 50 किलोमीटर तक होती है। फिर वाईफाई की बात कर ले, वाईफाई की बात कर ले, यह उपयोग ना किए जा रहे टेलीविजन स्पेक्ट्रम का उपयोग करके ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी है। वाईफाई क्या है? यह उपयोग ना किए जा रहे टेलीविजन स्पेक्ट्रम का उपयोग करके ब्रॉडबैंड तकनीक या ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी है। कौन? तो वाईफाई। आगे बात करते हैं
RFID तकनीकी के बारे में। RFID का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये किसका फुल फॉर्म है? तो RFID का। ठीक है, अब ये क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं। है क्या RFID आपका? तो यह रेडियो तरंगों का उपयोग करके किसी वस्तु की स्वचालित रूप से पहचान करने की तकनीकी है। ठीक है, किसी वस्तु को स्वचालित रूप से पहचान करने की तकनीकी है। ये क्या है? पहले तो है आपका पैसिव RFID। इसमें क्या है? इसमें अपनी बैटरी नहीं होती, ये रीडर की रेडियो तरंगों से ऊर्जा लेकर काम करते हैं और ये सस्ते और कम रेंज के होते हैं, पैसिव RFID। ठीक है, फिर आपका आता है एक्टिव RFID। इसमें क्या है? इसमें अपनी बैटरी होती है, ये खुद सिग्नल भेजते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं, लंबी रेंज के होते हैं, और लंबी रेंज मतलब जैसे 100 मीटर। फिर आपका आता है सेमी पैसिव, यानी बैटरी होती है पर केवल चिप चलाने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए नहीं। सेमी पैसिव RFID में क्या होगा? बैटरी तो होगी लेकिन केवल इनकी चिप चलाने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए नहीं। सिग्नल भेजने के लिए ये रीडर की रेडियो तरंगों का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपका पैसिव RFID करता है। फिर हम बात करते हैं NFC की। NFC क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। यह RFID का ही एक उन्नत और सुरक्षित रूप है, लेकिन यह केवल बहुत कम दूरी, कुछ सेंटीमीटर या अधिकतम 10 सेंटीमीटर पर काम करता है। इसका उपयोग क्या है? कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट या डेबिट कार्ड टैप टू पे, जैसे आपने देखा होगा थोड़ी दूरी पर आप वाईफाई से टैप करके पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम दूरी, यानी मैक्स इसका 10 सेंटीमीटर दूरी है पे ही काम करता है। स्मार्टफोन से पेमेंट, जैसे एप्पल पे, सैमसंग पे, मेट्रो कार्ड आदि। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? यह दो तरफा संचार, ठीक है, यह क्या करता है? यह दो तरफा संचार स्थापित कर सकता है। ठीक है, दो तरफा संचार स्थापित करता है। चलिए आगे बात करें। आगे हमारा फास्टैग। फास्टैग सुना होगा ना आपने, गाड़ियों में आजकल लगा रहता है, आपका पेमेंट ऑटो डेबिट हो जाता है उससे, अगर आप नेशनल हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं तो। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, द्वारा संचालित किया जाता है। फास्टैग किसके द्वारा संचालित किया जाता है? डायरेक्ट पूछा जाता है तो NHAI द्वारा। ठीक है, तकनीकी क्या है इसकी? तकनीकी क्या है? यह RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे ही काम करता है। ठीक है, कार्य प्रणाली क्या है इसकी? वाहन के विंड स्क्रीन पर, ठीक है, लगे टैग को टोल प्लाजा का स्कैनर रेडियो तरंगों से पढ़ लेता है और जुड़े हुए बैंक या प्रीपेड वॉलेट से अपने आप टोल कट जाता है, वाहन रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसकी क्या है? तो कार्य प्रणाली है। आगे बात कर लेते हैं हम AR, VR और MR की। ठीक है, पहले बात करते हैं VR की, यानी वर्चुअल रियलिटी की। ठीक है, ये आभासी वास्तविकता है। इसकी क्लास में बात किया था हमने। 100% कंप्यूटर जनित कृत्रिम दुनिया है। VR हेडसेट का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी AR, ये संवर्धित वास्तविकता है। इसमें क्या होता है? इसमें वास्तविक दुनिया के दृश्यों के ऊपर कंप्यूटर जनित डिजिटल सूचनाएं, जैसे चित्र, ध्वनि को दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पोकेमोन गो गेम था आपका, स्नैपचैट फिल्टर्स था, ये पूरी तरीके से आभासी नहीं होता। ये क्या होता है कि कुछ जो इमेजेस होती हैं आपकी वास्तविक होती है और कुछ जनरेटेड होती हैं, इनको मिला जुला के एक चीज तैयार की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी। फिर हम बात करें मिक्स्ड रियलिटी की। ठीक है, मिक्स्ड रियलिटी की, इसमें क्या है? इसमें AR और VR दोनों तकनीकी का यूज होता है और इसका मिश्रण किया जाता है, जहां भौतिक और डिजिटल वस्तुएं एक साथ मौजूद होती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? मिक्स्ड रियलिटी या MR। VR, AR और MR के बारे में आई होप आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन या NSM। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2015 में। डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में 4500 करोड़ रुपए के बजट के साथ 7 वर्षों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? कि भारत में 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन करने वाले सुपर कंप्यूटरों का ग्रिड बनाना था। ठीक है, 70 से अधिक। फिर संचालन कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसको बोलते हैं MEITI। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका संचालन करता है। और विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी विभाग, इसको क्या बोलते हैं, तो डीएसटी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसियां कौन कौन सी है, तो इसकी कार्यान्वयन दो एजेंसियां हैं, कौन कौन सी, एक है आपकी सीडैक पुणे और एक है आपका आईआईएससी बेंगलोर। ये दोनों क्या है इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, किसकी, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। आगे बढ़ते हैं, फिर एनएसएम के विभिन्न चरण की बात कर लेते हैं। पहले चरण में क्या हुआ था, पहले चरण में सुपर कंप्यूटर के पुर्जों कंपोनेंट्स को विदेशों से आयात करके, विदेश से आयात करके क्या हुआ था, भारत में असेंबल करना था। ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स को आप फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे और उसको जोड़ के आप अपना असेंबल करेंगे सुपर कंप्यूटर। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर, इस मिशन के तहत जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था परम शिवाय। और ये कहाँ बना था, तो आईआईटी बीएचयू या वाराणसी में, ठीक है, स्थापित किया गया था। क्या नाम था इसका, परम शिवाय। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम शिवाय था। और किसने बनाया था, तो आईआईटी वाराणसी, आईआईटी बीएचयू में। फिर चरण 2 की बात करें तो मदरबोर्ड और उपकरणों का निर्माण भारत में ही किया गया। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया, तो सीडैक ने किया, पुणे ने। ठीक है, फिर चरण 3 की बात करें तो भारत में ही पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित सुपर कंप्यूटर बनाना। और ये कौन सा था, जैसे परम अनंत भारत में पूरी तरीके से निर्मित क्या है आपका सुपर कंप्यूटर। फिर बात करें एनएसएम के तहत स्थापित प्रमुख सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो अभी परम शिवाय की हमने बात की, इसको आईआईटी वाराणसी ने बनाया था। फिर परम शक्ति आपसे पूछा जाता है बहुत बार, तो ये आईआईटी खड़गपुर। परम ब्रह्मा को किसने बनाया था, तो आईएसईआर पुणे के द्वारा। फिर परम संगणक ये आईआईटी कानपुर। परम प्रवेग को आईएससी बेंगलोर ने बनाया था। ठीक है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स क्षमता इसकी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स की क्षमता को नापने वाली इकाई क्या है, तो पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, याद रखिएगा। परम गंगा, तो परम गंगा को आईआईटी रुड़की ने बनाया था। परम कामरूप को बनाया था आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, याद, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए। परम शिवाय आपका आईआईटी वाराणसी, आईआईटी बीएचयू द्वारा। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। परम ब्रह्मा आपका आईआईएसईआर पुणे के द्वारा। फिर परम संगणक आपका आईआईटी कानपुर। परम प्रवेग आईआईएससी बेंगलोर। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता इसकी। ठीक है, परम गंगा कहाँ, तो आईआईटी रुड़की। उसके बाद परम कामरूप की बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया था जी। ठीक है, हम बात करें भारत और विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात कर लें तो ये कौन है, इसका नाम है एरावत। और इसको सीडैक पुणे में स्थित है। यह भारत का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है, जिसे टॉप 500 की सूची में 75वां स्थान मिला है। ये सभी चीजें पूछी जा सकती हैं। टॉप टॉप 500 की लिस्ट में इसको कौन सा रैंक है, तो 75। ठीक है, फिर परम सिद्धि, इसका रैंक क्या है, तो 131 है। फिर प्रत्यूष की बात करें तो आईआईटीएम पुणे, ये मौसम पूर्वानुमान के लिए यूज किया जाता है। और मिहिर, मिहिर कहाँ है आपका, तो एनसीएमआरडब्ल्यूएफ नोएडा द्वारा। ठीक, फिर विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें तो इसका नाम है क्या है, फ्रंटियर। और ये कहाँ का है, तो यूएसए का है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जापान का फुगाकू भी प्रमुख प्रमुख है। और एक चाइना का तिहाने है, अभी तो तिहाने 2 बना दिया उन लोगों ने, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे तिहाने पूछे, तिहाने कहाँ का है, तो चाइना का है। फुगाकू जापान का, और फ्रंटियर कहाँ का है, तो यूएसए का। और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपका यूएसए का फ्रंटियर है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावलियों की बात कर लें तो प्रोजेक्ट लून क्या है, गूगल की एक परियोजना है जिसमें समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में बड़े गुब्बारे उड़ाकर दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। इसका क्या नाम था, इसका नाम था प्रोजेक्ट लून। गुब्बारों के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए इसका यूज किया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी की बात। नेट न्यूट्रलिटी वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, यह सिद्धांत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को
इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी वेबसाइट या ऐप के लिए स्पीड धीमी या ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। इसको क्या बोलता है? इसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, फिर TRI की बात करें, TRAI, इसी को ट्राई बोलते हैं। ठीक है, इसी को ट्राई बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में ये दूरसंचार क्षेत्र का नियामक निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। ठीक है, दूरसंचार के क्षेत्र का नियामक निकाय मतलब यही सारे रूल एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है। कौन? तो ट्राई। आगे बात करें तो थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। अब हम एमसीक्यूज देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ छूट गई होंगी वो एमसीक्यूज के माध्यम से कवर हो जाएंगी। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं अब हम अपने एमसीक्यूज की। पहला क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क तकनीकी में किस प्रकार के सिग्नल का यूज हुआ था? तो एनालॉग सिग्नल का यूज हुआ था। और सेकेंड जनरेशन में तो डिजिटल। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क में वोल्टी का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ऑन लोकल टाइम एग्जीक्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, ये हमने बात की थी अभी ना। वोल्टी का फुल फॉर्म क्या है? तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 5G नेटवर्क मुख्य रूप से किस फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करता है जो उच्च गति प्रदान करता है? हमने माइक्रोवेव नहीं, इंफ्रारेड नहीं, ये आपका मिलीमीटर वेव, इसी का यूज करता है। कौन? तो 5G तकनीकी किसका यूज करता है? तो मिलीमीटर वेव का। आगे बात करें ब्लूटूथ तकनीकी किस मानक या स्टैंडर्ड पर काम करती है? देखिए हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी ना 802.15.1। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। इस मानक पर कौन काम करता है? तो ब्लूटूथ काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइफाई तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो बात किया था हमने, हेराल्ड हास ने किया था लाइफाई तकनीकी का आविष्कार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइफाई के संबंध में सही है? या डेटा ट्रांसफर के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है? नहीं भाई, रेडियो तरंगों का नहीं, ये प्रकाश का यूज करता है। ठीक है, लाइट वेव्स का। या डेटा ट्रांसफर के लिए दृश्य तरंगों का, विजुअल लाइट्स का, ठीक है, प्रयोग करता है। ये सही आंसर। यह वाईफाई से धीमा होता है? नहीं, वाईफाई से 100 गुना तेज होता है। यह दीवारों को पार भी आसानी से कर सकता है? नहीं, यह दीवारों को पार नहीं कर सकता है। तो लाइफाई के बारे में सारी चीज एक बार में रिवाइज होगी। वाईफाई किस ट्रांसमिशन मोड का उपयोग करता है जिससे वह एक समय में केवल डेटा भेज या प्राप्त कर सकता है? इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स तकनीकी। ठीक है, ये एक बार में या तो डेटा भेज सकता है या डेटा रिसीव कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई मैक्स का उपयोग करके मुख्य रूप से किस प्रकार के नेटवर्क को कवर करने के लिए किया जा सकता है? वाई मैक्स की बात की थी ना हमने कि ये मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर हो गया। आगे बात करते हैं फास्ट टैग सिस्टम स्वचालित रूप से टोल वसूलने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करता है? हमने बात की थी ना अभी कि RFID तकनीक का यूज करता है। फिर अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के RFID टैग में अपनी स्वयं की कोई बैटरी नहीं होती? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैसिव टैग। पैसिव टैग में कोई बैटरी नहीं होती। आगे बात करें कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड और स्मार्टफोन टैप एंड गो भुगतान करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग? तो NFC। आगे बात करें कि वास्तविक दुनिया में दृश्यों के ऊपर कंप्यूटर जनित डिजिटल सूचनाओं के सुपर इम्पोज करने की तकनीक, तो अभी हमने बात की थी ना ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी में तो पूरी तरीके से होता है, सारी चीजें वर्चुअल होती हैं, लेकिन जो वास्तविक दुनिया के दृश्यों के ऊपर इम्पोज किया जाता है कोई इमेज या वीडियो, उसको क्या बोलते हैं? AR या ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। ठीक है, भारत सरकार का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया था? हमने बात की थी 2015 में 4500 करोड़ रुपए के साथ। ठीक, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को किन संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? इसरो, DRDO नहीं, ये बात की थी हमने अभी ना, सीडैक पुणे और IISc बेंगलोर के द्वारा इसको क्या किया जाता है? कार्यान्वित किया जाता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो ये आपका क्या था? परम शिवाय था। ठीक है, परम शिवाय। आगे बात करें परम शिवाय सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया था? तो IIT वाराणसी में स्थापित किया गया था, IIT BHU में। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को, ठीक है, शिवाय तो वाराणसी, लेकिन परम शक्ति सुपर कंप्यूटर संस्थान में स्थापित किया गया तो ये IIT खड़गपुर में। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
भारत का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है? तो एरावत है, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग ना। एरावत सबसे तेज है भारत का, और इसको 75वां स्थान मिला है विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में। मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत के 2 प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम और एरावत नहीं, ठीक है, ये है प्रत्यूष और मिहिर। ये कौन है? तो प्रत्यूष और मिहिर है मौसम पूर्वानुमान के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में हालिया सूचियों के अनुसार कौन सा है? तो यह है आपका फ्रंटियर, और ये कहाँ का है? तो यूएसए का है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्रंटियर। फुगाकू जापान का, तिहाने 2 आपका, तिहाने 2 और डीप ब्लू ये दोनों कहाँ के? तो चाइना के। प्रोजेक्ट लून का संबंध किस क्षेत्र से था? अभी बात की हमने, क्या करता था? गुब्बारों के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करना दूर दराज के इलाकों में। और ये किसकी पहल थी? ये पहल थी गूगल की, अभी बंद कर दी गई है, ठीक है। बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी की, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या है? इंटरनेट सेवा मुफ्त होनी चाहिए? नहीं। सरकार को इंटरनेट नियंत्रित करना चाहिए? नहीं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट पर सभी डेटा को समान मानना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट पर सभी डेटा को समान मानना चाहिए। किसी भी वेबसाइट के लिए इंटरनेट तेज या धीमा नहीं करना चाहिए। ये नेट न्यूट्रलिटी की बात करता है ना। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने बात की टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी, ये है आपका सही, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में है आपका? तो परम कामरूप आपका, अभी बात की थी हमने, पढ़ा था ना, आईआईटी गुवाहाटी असम में, ठीक है। ये कहाँ है? गुवाहाटी आपका असम में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ है? तो आपका असम में है, गुवाहाटी, ठीक है। परम कामरूप। 3G तकनीकी की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस कंपनी ने की थी? हमने बात की थी एमटीएनएल ने 3G, एमटीएनएल और 4G एयरटेल द्वारा। और कहाँ? तो कोलकाता में। अप्रयुक्त टेलीविजन, ठीक है, जो टेलीविजन यूज ना हो रहा हो उसका उपयोग करके, अभी हमने बात की थी ना, टेलीविजन, जिस टेलीविजन का ना उपयोग हो रहा उसका उपयोग कौन करता है? तो वाईफाई यूज करता है करके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली तकनीक को वाईफाई कहा जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं पिन कोड नहीं, पिकोनेट किस वायरलेस नेटवर्क से संबंधित है? तो ब्लूटूथ से। हम जब ब्लूटूथ पढ़ रहे थे तो बोला था ना पिकोनेट, ब्लूटूथ से संबंधित है ये। एनएफसी तकनीक का रेंज क्या होता है? एनएफ बहुत ही कम, अधिकतम 10 सेंटीमीटर या बहुत करीब ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन? एनएफसी तकनीक। आगे बात करें तो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर, इसकी क्षमता कितनी है? तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स। और ये कहाँ स्थापित है? ये है आपका आईआईएससी बेंगलोर में। और पेटाफ्लॉप्स क्या होता है? पेटाफ्लॉप्स होता है सुपर कंप्यूटर की गति को मापने का मानक होता है पेटाफ्लॉप। निम्नलिखित में से 4G नेटवर्क का मानक कौन सा है? तो LTE, हमने बात की थी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, किसका है? किसका मानक है आपका? ये 4G तकनीक का मानक है। जब हम 4G पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था 5G नेटवर्क की लेटेंसी यानी डेटा पैकेट पहुंचाने का समय लगभग कितना होता है? तो 1 मिली सेकेंड होता है, बहुत कम होता है ना। 5, ये है सही आंसर है, 1 मिली सेकेंड। वाईफाई तकनीक का मानक क्या है? वाईफाई तकनीक का मानक क्या है? हमने बात की थी ना, वाईफाई तकनीक का मानक क्या है? तो IEEE और 1.1, 802 1.1। और लाईफाई तो हमने बात की थी, ये 1.6 होता है, लाईफाई 1.6 होता है, ठीक है। ये लाईफाई क्या है? आगे बात करें, पोकेमॉन गो किस गेम का तकनीकी था? ये ऑगमेंटेड रियलिटी का, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड कुछ चीजें थी और कुछ चीजें रियल वर्ल्ड की थी। पोकेमॉन गो गेम में बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापते हैं? तो अभी बताया ना, फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड।